नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछली जो कक्षाओं में हमने पढ़ा है वो पढ़ रहे हैं हम मूल अधिकार, मतलब हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग नंबर 3 मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के जो अनुच्छेद पढ़ रहे हैं 12 से लेकर 35 तक। दोस्तों, हमने अभी तक एक मूल अधिकार पढ़ लिया है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, एक हो गया है। दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दूसरा वाला। क्या पढ़ेंगे कि हमारा दूसरा अधिकार कौन सा है? तो हमारा दूसरा अधिकार है दोस्तों स्वतंत्रता का। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, इसके लिए जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद कहाँ देखो दोस्तों, हमने 14 से लेकर 18 पढ़ लिए। अब अनुच्छेद हैं 19 से लेकर दोस्तों 22 तक हम जो अनुच्छेद पढ़ेंगे उसके बारे में अध्ययन है। देखिए यहाँ पे हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा वाला अधिकार पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्तों, संविधान में जब मूल संविधान, या शब्द का ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ मैं, मूल संविधान, जब भारत का संविधान बना, मूल संविधान में 7 प्रकार की क्या थी? स्वतंत्रता है। 7 प्रकार की स्वतंत्रता। ये कॉमन सेंस है दोस्तों। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जब संविधान बना तब मूल अधिकार कितने थे? 7, और अब मूल अधिकार कितने? 6। मैं मूल अधिकार अब नहीं बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोल रहा हूं स्वतंत्रता, कि हमारे जो संविधान में क्या है कि ये जो अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, उस स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर जो अनुच्छेद स्टार्ट होता है, अनुच्छेद नंबर 19। दोस्तों, इस अनुच्छेद 19 के अंदर जब संविधान बना तब 7 प्रकार की क्या थी? स्वतंत्रताएं थी। और वर्तमान में क्या दोस्तों? वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभी हमको आया समझ में? क्या है? 6 प्रकार स्वतंत्रता। मैं यहाँ अधिकार नहीं बोल रहा हूँ, बात एक ही है कि मूल अधिकार कितने थे संविधान बना जब? 7। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। जब संविधान बना तब स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की थी दोस्तों? 7 प्रकार की। वर्तमान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की। अब दोनों में अंतर क्या? आप सोचेंगे 10 सर 6-7 बोले जा रहे हैं, इनमें अंतर क्या? अंतर यह देखिए कि अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा मूल अधिकार हटाया गया, या आपको पूछा जाए संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया, संपत्ति का मूल अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में था? तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 31 में। क्या था? संपत्ति का मूल अधिकार। यह कौन से में था? अनुच्छेद 31 में, जिसको हटा के अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। अब आपको यही प्रश्न पूछा जाए कि एक और आएगा अनुच्छेद नंबर 19 क, यह संपत्ति, क्या लिख रहा हूं मैं दोस्तों? संपत्ति की स्वतंत्रता। क्या लिखा है? संपत्ति की स्वतंत्रता। तो संपत्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर कौन से में थी दोस्तों? 19 में थी। अभी पेपर में प्रश्न आया कि संपत्ति की जो स्वतंत्रता है वो हटा दी गई, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में थी दोस्तों? अनुच्छेद 19 के। परंतु उस प्रश्न पत्र में आपकी किस्मत अच्छी थी कि 19 के लिखा हुआ नहीं आया, ऑप्शन में 31 था, तो उसको राइट मान लिया गया। बाकी वैसे राइट है नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 31 में तो क्या है? संपत्ति का अधिकार, और अनुच्छेद 21 के में क्या है? संपत्ति की स्वतंत्रता। दोनों अनुच्छेद अलग अलग चीजें हैं। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आई समझ में? तो 7-6 का मैटर आया समझ में? अब देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर कौन सा? अनुच्छेद नंबर आपके है 19, और 19 के अंदर 6 प्रकार की है, या तो ABCD ऐसे, या आप इसको लिख सकते हो क ख ग। तो अनुच्छेद 19 क, अनुच्छेद 19 क में किसका उल्लेख है? इसमें उल्लेख है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों। ठीक है ना? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से में है? यह है आपके किसके अंदर? हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 19 के। इसके बारे में हम क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंदर। आइए समझ में? मैं पूरा लिख देता हूं इस लाइन को। देखिए यहां से यहां तक, थोड़ा नीचे लिखते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 क, अब क ख ग ऐसे पूरा तक आएगा ना। अनुच्छेद 19 क वाक व
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों। प्रकार की पहले थी, वर्तमान में 6 है। तो अनुच्छेद 19 के अंदर, अनुच्छेद 19 के इसमें उल्लेख है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक यानी होता है बोलना दोस्तों, क्या होता है? बोलना। और अभिव्यक्ति यानी होता है दोस्तों मन की इच्छा जाहिर करना। तात्पर्य समझे कि संविधान का अनुच्छेद 19 के आपको एक स्वतंत्रता देता है कि आप मन की इच्छा से कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये जो अधिकार है बड़ा महत्वपूर्ण है और भारतवर्ष में ही दिया गया, भारत के देश में दिया जाता है, हर जगह नहीं दिया जाता। आप चाइना में नहीं बोल सकते कि चाइना तेरे टुकड़े होंगे, आपके टुकड़े हो जाएं वहाँ पे ना, तो आप उसके देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, वहाँ कुछ भी ऐसा शब्द नहीं बोल सकते, सरकार के खिलाफ नहीं हो। आप देखिए कि ये अधिकार दिया, इसलिए हम क्या करते हैं, हम सरकार की आलोचना करते हैं। ये भारत देश है जहाँ के ऊपर विपक्ष की पार्टी के लोग ये कह सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री चोर है ना, भारत का चौकीदार चोर है, क्योंकि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। या कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं, परंतु आप ध्यान रखिए कि आपके वाक और अभिव्यक्ति, आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है, परंतु आप देश के खिलाफ नहीं बोलेंगे, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। आप भारत के उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध नहीं बोल सकते। आप देखते हो हाई कोर्ट में अगर कोई केस हार जाता है तो वो कहता है कि उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो मुझे मान्य है, परंतु मैं हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। मतलब निर्णय, आप ये नहीं कह सकते उच्चतम न्यायालय ने अन्याय कर दिया, न्याय तो वही है, पर आपको अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो आप आगे जा सकते हैं। पर देश के खिलाफ, देश के उच्चतम न्यायालय के खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ आप बोलते वक्त आपकी वाणी को विराम देना है आपको। परंतु इसका क्या है दोस्तों, दुरुपयोग किया जाता है। लोग इसके बारे में कुछ भी बोल जाते हैं और बाद में कहते हैं हमें तो बोलने की क्या थी, स्वतंत्रता थी, परंतु मैंने कहा ना आप देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, फिर वो माफी मांग लेते हैं। तो ये अधिकार है। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार आता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, कि भारत में प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता, कि प्रेस व मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दी गई? तो इसके लिए क्या नहीं है दोस्तों, हमारे संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है, परंतु अनुच्छेद 19 के अंदर इस बात की स्वतंत्रता है कि आपने यहाँ देखा है बोलना, वाक यानी बोलना, तो प्रेस और मीडिया भी तो क्या करती है दोस्तों, बोलती तो है। तो प्रेस और मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों आपको अनुच्छेद 19 क्या करना है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। तो ये ज़्यादातर प्रश्न आता है, कौन सा, नीचे वाला। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जो हमने अध्ययन किया है तो वो क्या किया है, हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग नंबर 3, और भाग नंबर 3 में मूल अधिकार, मूल अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 तक है। स्वतंत्रता का जो दूसरा वाला अधिकार है वो पढ़ रहे हैं, उसके लिए अनुच्छेद 19 से 22 हैं। और हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अनुच्छेद नंबर 19, और अनुच्छेद 19 का पहला क्या पढ़ा है अपन ने, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़नी है। अपन ने पहले प्रकार की स्वतंत्रता का अध्ययन किया है, और पहले प्रकार की स्वतंत्रता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों। इसके आगे अपन अध्ययन करते हैं, तब तक आप इसका क्या कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं इसको मिटाता हूँ, फिर बात करते हैं। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए अब अपन अध्ययन करते हैं पूरे के पूरे जो आपको स्वतंत्रता है। अभी मैंने आपको बता दी है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। अनुच्छेद हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वह है अनुच्छेद 19, ठीक है। और अनुच्छेद 19 में हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। इसमें क्या है, आपको 6 प्रकार की क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वर्तमान में। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पहली, प्रथम कौन सी, अनुच्छेद 19 क। इतना याद रखना, क ख घ ऐसे प्रश्न आते हैं। ये मैंने अभी आपको पढ़ा दी है। इसमें क्या उल्लेख है, वाक व अभिव्यक्ति, अच्छी तरह हमने पढ़ लिया कि स्वतंत्रता आपको, है ना। चलो यहाँ लिख देता हूँ कि स्वतंत्रता। आई बात समझ में। अब जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 का क्या आएगा, पहले का 1 2 3 है ना। तो पहले का क्या है, ख। अनुच्छेद ख में किस बात का उल्लेख है, तो ख में है कि आप भारत में कहीं भी शांति पूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, ख क्या है, भारतवर्ष में शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। एक बार अपन पहले इनको लिख लेते हैं और फिर इनके बारे में अध्ययन किएंगे ना। अनुच्छेद 19 ग, ये आजकल आ जाते हैं क ख ग, या फिर आपको इंग्लिश में है तो A B C D E है ना, ऐसे चलेगा आपको, है ना। तो देखिए ग में क्या है,
आप संपूर्ण भारत में कहीं भी आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 घड़ी वाला है दोस्तों, इसमें है भारत में आगमन की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, घ के बाद में 19 जो है उसके अंदर है आपको भारत में कहीं भी क्या है दोस्तों, निवास की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा नीचे आपको दिखेगा नहीं, फिर भी मैं अभी बोल देता हूँ कि आपके जो 6 छत्ते वाला आता है वो आएगा। ठीक है, 19(6) इसके अंदर है आपको कि आपके आजीविका की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, इसको बाद में आगे ऊपर ले लेंगे। देखिए अपन यहाँ अध्ययन करते हैं। प्रथम बार देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने आपको समझा दी है। अनुच्छेद 19 ख में जो उल्लेख है दोस्तों, वो उल्लेख है कि आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी शांतिपूर्ण क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। मतलब आपको शांतिपूर्ण तरीके आप कहीं भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि वहाँ आप जो सम्मेलन करते हैं उस सम्मेलन के अंदर क्या नहीं होने चाहिए, आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए। बिना हथियार के आप क्या है इकट्ठे हो। आप देखते हैं जैसे कोई पार्टी संघ बनाते हैं ना, तो वो उसके ऊपर सम्मेलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण। आप कहीं ज्ञापन देने जा रहे हैं, कलेक्टेड ऑफिस हुआ, किसी मंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो आपको पहले दोस्तों परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो आप वहाँ परमिशन लेके हम इतने लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। ये भारत में छूट है आपको कहीं भी इकट्ठा होने की, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर है संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो आपको किसी भी प्रकार का भारत में संघ बना सकते हैं। आप देखे हो किसान पार्टी होती है, जैसे छात्रों के संगठन होते हैं, ABVP, NSUI, है ना, कई प्रकार के संघ होते हैं। तो आप अपनी पार्टी संघ बना सकते हैं। संघ बनाने की आपको क्या है दोस्तों, छूट है। सहकारी समितियां बना सकते हैं दोस्तों, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए ना, तो उनके बारे में भी इसके अंदर आपको क्या दे रखी है, छूट दे रखी है। अनुच्छेद 19 घड़ी वाला दोस्तों, या फिर आप इसको पढ़िए ABCD में अपन बात कर रहे हैं भारत में आगमन। आप पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हो, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। दोस्तों आपको आने जाने की क्या होगी, छूट होगी। कोई भी आपको भारत में कहीं से भी आने जाने के लिए नहीं रोका जा सकता। दोस्तों कुछ दिनों पहले अपवाद था, जम्मू कश्मीर जो अब हटा दिया गया, आप जम्मू कश्मीर में भी आ जा सकते हैं। तो आपको पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की, आगमन की क्या है, स्वतंत्रता है। फिर दोस्तों डी के बाद में ABCDE के अंदर देखिए आपको ई में है कि भारत में कहीं भी आपको निवास करने की स्वतंत्रता क्या है, आपको संपूर्ण भारत में आप कहीं पे भी निवास कर सकते हैं। दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आप निवास नहीं कर सकते। अभी आगमन का मैंने बोला, वैसे तो आप आ जा तो सकते हैं, पर कुछ वहाँ था कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट था उसमें कुछ प्रतिबंध था कि किस टाइम आप कुछ क्षेत्र में जा सकते हैं, कुछ में नहीं आ सकते, परंतु पूरे भारत में आप जा सकते हैं, है ना, आगमन वाला। यहाँ ये निवास वाला बता रहा हूँ। तो निवास में पहले जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं कर सकते थे, तो वहाँ का नागरिक ही जमीन खरीद सकता था, आप लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। अब कोई भी भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद सकता था। तो इसमें क्या है, खरीद सकता है। इसमें क्या है कि निवास की स्वतंत्रता पहले एक जगह अपवाद आता था, तो अब अपवाद लिखने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। आप भारत में कहीं पर भी जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है, आजीविका, आपको आजीविका के लिए नेक्स्ट जो है वो 6 छत्ते वाला है, वो आजीविका के लिए क्या है, आप संपूर्ण भारत के अंदर क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी आजीविका के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। अब आप जम्मू कश्मीर में बिजनेस कर सकते हैं, उत्तर से दक्षिण। जैसे आपने देखा होगा कि आजीविका के लिए उत्तर भारत के लोग बैंगलोर, मतलब दक्षिण भारत के अंदर कहीं भी कमाने के लिए जाते हैं, तो आप संपूर्ण भारत में अपने जीवन यापन के लिए व्यापार कर सकते हैं। कहीं भी व्यापार करने की आपको दोस्तों क्या है, छूट दी गई है। तो ये आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं दोस्तों, वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर दी गई। ये आजीविका है सबके नीचे लास्ट में, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको समझ लीजिएगा ना कि सबके लास्ट में क्या है, आजीविका। तो इस प्रकार की आपको 6 प्रकार की क्या दे रखी है दोस्तों, स्वतंत्रताएं दे रखी है ना। तो यह आपको आप तक समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ तक का क्या है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये हमने पढ़ा था संविधान के अंदर जो अधिकार है, दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार में अभी तक दोस्तों हमने अनुच्छेद नंबर 19 पढ़ा है केवल। ये बहुत बड़ा अनुच्छेद था, इसके बारे में अपना अध्ययन किया है। अब हम जो पढ़ेंगे संविधान का अनुच्छेद नंबर 20, किसमें है, स्वतंत्रता का अधिकारी। 19 से 22 ये चल रहा है, जिसमें अनुच्छेद नंबर 20 पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 20 के अंदर जो उल्लेख है वो क्या है, अपराधों की दोष सिद्धि के
बारे में संरक्षण से संबंधित है, या 2 सिद्दीक में संरक्षण आपको है ना। देखिए अनुच्छेद 19, 20 आगे एक और 21 आएगा दोस्तों। तीनों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं, तीनों में से प्रश्न आते हैं, या तो 19 में से आएंगे, या 20 में से, या 21 में से, अनुच्छेद में से आएंगे, इनमें से ना दोस्तों। देखिए आप, ठीक है दोस्तों। तो अपने इसमें बात करें, देखिए मैंने कहा 19, 20 और 21 याद रखना। अभी क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। देखिए जो 19 हमने अभी तक पढ़ा है दोस्तों, ये 19 जब संविधान का अनुच्छेद नंबर 352 लागू होता है। अब आप पूछेंगे 352 क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 352 इमरजेंसी, आपातकाल। जब देश में आपातकाल लगता है तो सबसे पहले कौन सा निलंबित होता है, 19। ये अपन जब लास्ट में चर्चा करेंगे। फिर मैं तो यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको कि सबसे पहले अरे देश में इमरजेंसी लग गई, जैसे चीन के और भारत के युद्ध हो जाए, तो सबसे पहले क्या आप कहोगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, कोई नहीं सुनेगा आपकी। हम चीन से पहले युद्ध करेंगे और फिर राहुल गांधी की बातें सुनेंगे। आई बात समझ में। तो ऐसे है कि बोलने का अधिकार सबसे पहले छीना जाता है। परंतु 20 और 21 ये हमेशा लागू रहेगा अपराधों की दोष सिद्धि में। ये याद रखिएगा, दोष सिद्धि। इसका तात्पर्य ऐसा है कि अगर आपको पुलिस पकड़ जाती है, कोई खाकी वर्दी का व्यक्ति आ गया आपके सामने, कहा भाई चलो थाने बुलाया, तो ऐसे कैसे बुलाया? उसने वर्दी पहन रखी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपने को पकड़ के ले जाए। तो आपको अगर पुलिस पकड़ भी लेती है, तो पुलिस जब आपको पकड़ती है या तो आप अपराध हैं, यानी अपराधों की दोष सिद्धि, आपका दोष सिद्ध होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको 3 प्रकार की इसमें क्या दी गई है, छूट दी गई है। तो अनुच्छेद 20 क्यों है महत्वपूर्ण, ये देखिए कि इसके अंदर पहले प्रकार की जो आपको छूट मिलती है वो मिलती है कि देखिए अपराध करते समय जो कानून लागू होगा वही मान्य। ठीक है, एक तो यह है कि अपराध करते समय जो कानून लागू होगा वही मान्य। और तो इसका मतलब समझिए कि अगर आपको पुलिस पकड़ती है और पकड़ के ले जाने के बाद आपको ले गई, तो जिस समय आपने जो अपराध किया है सजा वही मिले। मतलब अपराध करते समय जो कानून लागू था वही मान्य होगा, बदलावा नहीं, है ना। कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया बिना हेलमेट के, है ना, और हेलमेट का कानून आपके लागू हुआ था। कैसे लागू हुआ था कि जैसे कि 1 सितंबर से लागू हो रहा है कि अगर हेलमेट नहीं होने के ऊपर आपको 5,000 रुपये का चालान होगा। और आपका गाड़ी जो पकड़ी गई है वो 31 अगस्त को या 30 अगस्त को जो पकड़ी जाती है, मतलब महीने के लास्ट तारीख को, और उसके बाद वो गाड़ी जब्त हो गई और आप जमानत कराने उस गाड़ी की कब गए हैं, आप गए हैं 3 तारीख को। तो आप बताइए क्या आपको 5,000 जुर्माना भरना है या वो जो पहले 200 का था? तो आपकी गाड़ी कब पकड़ी गई कि जिस दिन गाड़ी पकड़ी उस दिन जुर्माना क्या था, मात्र 200 रुपये भाई हेलमेट नहीं लगाने पे। और आज जुर्माना क्या है, आज जुर्माना है क्या 5,000 रुपये। तो जिस समय जो कानून लागू था वही मान्य होगा, बदला हुआ कानून मान्य नहीं होगा। कि आपने जो अपराध किया उस अपराध की सजा क्या है, उस अपराध की सजा 6 महीने है, तो उस टाइम 6 महीने उस अपराध की सजा थी तो वही मिलेगा आपका, पर बदला हुआ कानून क्या नहीं होगा दोस्तों, मान्य नहीं होगा ना। एक महत्वपूर्ण बात और इसमें है, क्या है, एक अपराध हेतु एक बार सजा। क्या है दोस्तों, एक अपराध हेतु एक बार सजा। और इसमें तीसरी प्रकार की छूट है, स्वयं के विरुद्ध गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, स्वयं के विरुद्ध गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। देखिए पहला मैंने समझा दिया है कि अपराध करते समय जो कानून लागू था वही कानून मान्य होगा, बदला हुआ कानून मान्य नहीं होगा। एक अपराध हेतु एक ही बार सजा, आपने जो अपराध किया उसकी सजा आपने काट ली है तो दोबारा उस अपराध के लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। मतलब एक बार फांसी है तो एक बार ही मिलेगी, 2 बार फांसी नहीं दी जाएगी आपको। तो एक अपराध हेतु एक बार सजा। और स्वयं के विरुद्ध गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको मार मार के पुलिस ये नहीं करवा सकती कि आपने अपराध किया कबूल करें। अगर आप अपराध कबूल करते हैं तो ही आपको सजा मिलेगी, अपराध कबूल नहीं करते हैं तो नहीं, ज़बरदस्ती आपके साइन नहीं करवाया। आपको उदाहरण बताता हूँ दोस्तों, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया है और आपको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उस टाइम में आपका जो चालान होता है उस चालान पे आपका साइन करवाया जाता है दोस्तों। तो वो साइन इसलिए करवाया जाता है कि हाँ मैंने हेलमेट नहीं लगाया, मैंने अपराध किया है और मैं अपराध को मानता हूँ। फिर आप 200 रुपये चालान देते हैं तो वो मान्य है। आप जब तक साइन, मतलब ये हम बता नहीं रहा हूँ आपको साइन नहीं करने, कहने का तात्पर्य है कि पुलिस थाने में जो ले जाया गया तो पुलिस के सामने आपको पुलिस ने मारपीट के साइन का कोई वैल्यू नहीं। आपको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट के सामने जो आप गवाही देंगे वही गवाही मान्य होगी। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई आपने अपराध किया है, आप कहेंगे हाँ, आप ऐसे कहेंगे हमने तो मानेंगे ही नहीं। तो नहीं मानोगे तो आपके खिलाफ जो
कार्रवाई की जाती है, मतलब आपके खिलाफ सबूत मिलते हैं और साबित हो रहा है आप पे अपराध और आप नहीं मान रहे, तब आपको क्या दिया जाता है, रिमांड पे भेजा जाता है कि इसको क्या किया जाए कि 2 दिन 3 दिन पुलिस के कस्टडी में भेजा जाए। तब पुलिस आपसे उगवाएगी कि क्या करवाएगी, मुंह से निकलवाएगी कि आपने वो अपराध किया है। तो स्वयं के विरुद्ध जबरदस्ती आपसे क्या है कि मार मार के अपराध घोषित नहीं किया। आपने मान लो गाड़ी चोरी की एक और मार मार के आपको कहा कि नहीं साहब आपने 3 गाड़ियाँ चोरी की है ना, तो आप एक है तो एक ही लगेंगे, आपको पेपर दिया जाता है, उस पर आपकी गवाही माने। पुलिस आपके हाथ भी नहीं लगा सकती। अगर आपको पहली बार में पुलिस पकड़ के लेके गई है तो आपको पुलिस कहीं हाथ नहीं लगाएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप संविधान के ये अनुच्छेद के मूल अधिकार हैं, इनको पढ़ते रहिए। आपको जीवन में बहुत ज़्यादा ये क्या है, आपके काम आने वाली बात है। तो अनुच्छेद ये 20 आपके कंप्लीट अपराधों की दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण, अपराध करते समय जो कानून लागू था वही मान्य, एक अपराध हेतु 1 बार सजा दी जाएगी और स्वयं के विरुद्ध क्या है, गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटा रहा हूं मैं। ये 20 आपके कंप्लीट है, 19 आपके कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। देखिए ये 20 थोड़ा सा वापस लिख देता हूं, इतना सा याद रखिएगा ना। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये जो अभी अपन ने बात की। अब दोस्तों अनुच्छेद नंबर 21, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 ये जो है अधिकार, इसमें लिखा हुआ है आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, जितने आपने अधिकार पढ़े हैं उन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यही है। इसको हम दूसरी परिभाषा में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके, इसको दूसरी परिभाषा में पढ़ते हैं जीवन जीने का अधिकार। ये प्रश्न बहुत बार आता है प्रश्न कि जीवन जीने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 21। देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये हमारे प्राण और ये शरीर जो है वो ईश्वर की देन है दोस्तों। इसको न तो कोई छीन सकता है ना हमसे कोई, और ना हम छीन सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका उल्लंघन करने की कोशिश पे आपको जेल होती है, और उल्लंघन करने की कोशिश पे और उल्लंघन कर दिया तो आपको कोई जेल नहीं होगी। तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 21। कैसे, प्राण और देह, न तो आपको कोई मार सकता है न आप स्वयं आत्महत्या कर सकते हैं। आप आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे तो आप जेल जाएंगे, और आपने आत्महत्या कर ली तो फिर परमानेंट जेल जाएंगे। तो आपको कोई सज़ा मिली क्या, नहीं ना। तो ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि हमारे यहाँ प्राण, मतलब हर व्यक्ति का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर किसी के मतलब जीवन से संबंधित कोई केस होता है, कोई विवाद होता है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जीवन जीने का अधिकार। तो दोस्तों आप जब भी एग्जाम देते हैं आपने देखा होगा कि एक छोटे से प्रश्न के लिए भी आप कहाँ पहुँच जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के। गलत है या सही, क्यों, क्योंकि आपके जीवन से संबंधित है, आपकी नौकरी से संबंधित है, और नौकरी क्या है, एक तरह से जीवन है। तो आपको इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। इसमें बहुत, अगर अपन पढ़ना चाहें तो बहुत सारी बातें जुड़ी हुई होती है इससे कि जीवन जीने का अधिकार किस प्रकार महत्वपूर्ण है। परंतु अब इसमें थोड़ी सी ढील दे दी गई है, उसकी भी चर्चा कभी जब और समय मिलेगा तब अपन करेंगे। आगे अपन बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, अनुच्छेद 21 क, जहां दोस्तों क ख घ जुड़ जाए वहां आप समझ जाएं कि वो संविधान में क्या है दोस्तों, बाद में जोड़ा गया है। 21 में तो क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया 21 में। और 21 के में क्या है, 21 के में है दोस्तों 6 से 14 वर्ष, या आप लिख सकते हैं 14 वर्ष से कम है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों। अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा, क्या 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कहाँ जाएगा दोस्तों, स्कूल जाएगा, वही काम करने नहीं जाएगा, ये उसका अधिकार है। और इसके लिए महत्वपूर्ण इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए प्रश्न आता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, या बच्चों का ये जो शिक्षा का अधिकार है कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 21 के अंदर है। और ये कब जोड़ा गया, तो इसके लिए प्रश्न आता है, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अपना थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, 86वें संविधान संशोधन 2002,
86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 के को जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। ये उस बच्चे का क्या है दोस्तों? अधिकार है। तो ये आपके अनुच्छेद 21 तक हो गए। अब लास्ट आपके जो अनुच्छेद बचा है किसका? स्वतंत्रता का, वो अनुच्छेद है 22। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। देखिए 19, 20, 21 तक हम पहुंच चुके हैं और अब जो हम इसका स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, इसका लास्ट अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 22। दोस्तों अनुच्छेद 22 में किसका जिक्र है? तो इसमें है विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, अरेस्ट कर लिया गया आपको, तो आपको इस अनुच्छेद 22 के तहत आपको क्या मिलता है कि 3 प्रकार का क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। किस प्रकार का? 3 प्रकार का संरक्षण। आप उसको ऐसे समझिए ए कि अगर आपको पुलिस पहले पकड़ती है तो आप उसको पूछ सकते हैं कारण बताओ। क्या है? कारण बताओ। अगर पुलिस आपको पकड़ने के लिए आई है, पकड़ के ले जा रहा है, तो आप कहेंगे भाई आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मेरी गिरफ्तारी का क्या है? आपको कारण बताना पड़ेगा। तो क्यों गिरफ्तार किया जाता है? आप पूछते हैं ना इंग्लिश में के बाद कि मेरे नाम का वारंट लेके आएगा, तो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता। परंतु दोस्तों ये जो सब बातें हैं, ये है आम नागरिकों के लिए, हार्डकोर अपराधी के लिए लागू नहीं होता है। पुलिस कभी भी उठा सकती है, रात को 12 बजे आगे भी गिरफ्तार कर सकती है, परंतु सामान्य जो हैं, जो इनका पर कभी केस नहीं चला हुआ है, उन अपराधियों के लिए बात करें ना, सिविल मतलब नागरिकों के। कारण बताओ। दूसरा इसके अंदर है कि अगर पुलिस ने आपको पकड़ भी लिया गया है, तो जिस व्यक्ति को पकड़ा है उसके लिए क्या है कि 24 घंटे, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में पेश किया जाए। समझे तात्पर्य? कि अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो जिस व्यक्ति को पुलिस ने क्या किया है? गिरफ्तार किया, उस व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के भीतर क्या किया जाए? न्यायालय में पेश किया जाए। क्योंकि आप अपराधी हैं या नहीं हैं, इस बात का फैसला कौन करता है? इस बात का फैसला करता है न्यायालय। आपको पुलिस पकड़ के लेगी, इसका मतलब आप अपराधी नहीं हुए हैं। ठीक है ना? वहाँ पे केस चलेगा और न्यायालय आपको क्या करेगा? फैसला करेगा कि आप अपराधी हैं तो जेल जाएंगे, और आप अपराधी नहीं, आप पे अपराध साबित नहीं होता है तो आप क्या घर जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा थाने में बिठा के नहीं रखाया जा सकता ना। आपको 24 घंटे के भीतर कहाँ पेश करना पड़ेगा? न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा ना। ठीक है, आना जाने का समय छोड़ के दोस्तों ना। सी फिर इसमें क्या है कि अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि वकील से वार्ता। अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो पहला आपको अधिकार है कि आपको आपके वकील उपलब्ध कराया जाएगा, आपको वकील से वार्ता करने की छूट मिलेगी। आप फिल्मों में देखते हैं ना, किसी बड़े अधिकारी को, कोई आदमी को कोई पकड़ता है तो क्या होता है? वो कहता है कि रुकिए, मैं थाने बाद में जाऊंगा, पहले मेरे वकील से बात कर लूँ। तो अगर आपको पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस भी आपको देगी, आप अपने वकील से बात कीजिए, अपने परिवार के किसी सदस्य को बुलाइए, उसको फ़ोन लगाइए। आपके पास वकील नहीं है तो गवर्नमेंट आपको वकील उपलब्ध करवाएगी दोस्तों, है ना। तो ये 3 प्रकार की आपको छूट मिलती है विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी से छूट। तो इसमें आपको समझ में आया कि इससे आम आदमी जो नागरिक होते हैं उनको काफ़ी क्या है समझने को मिलता है। इसलिए मैंने आपको बार बार कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मूल अधिकारों के बारे में पढ़ें। तो ये आपका जो मूल अधिकार का था दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार। दोस्तों ये क्लियर हो गया है। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक हमने इस पर चर्चा कर ली है। आपके 2 मूल अधिकार दोस्तों खत्म हो गए हैं। 2 मूल अधिकार में चर्चा पूर्ण। बाकी के मूल अधिकारों पर अपन बात आगे करेंगे। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, मूल अधिकार के जो वीडियो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों को दिखाएं, मतलब आप शेयर करें, है ना, और लाइक करें। इससे आपके जीवन में ये बड़े महत्वपूर्ण है, काम आने वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। धन्यवाद।